हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार के बारे में, जो कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के पेपर 1 में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स होता क्या है। ह्यूमन राइट्स, देखो नाम से ही मालूम है कि मानव का अधिकार, यानी कि जब मानव पैदा होता है तो वो स्वयं में कुछ प्राकृतिक अधिकार लेके पैदा होता है। जैसे वो बोलने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि भगवान ने उसे मुंह दिया है, तो बोलेगा ही भाई। जो भी उसका थॉट होगा वो दूसरे को सुनाएगा ही, तभी तो जाके उसका काम बनेगा। मान लो उसको भूख लगी है या फिर कुछ ऐसा है तो बोलेगा, तभी तो ले पाएगा ना। इसी तरह पैर दिया है तो घूमने का भी अधिकार है। तो हमने बाद में ना क्रिएट किया है ये देश, ये राज्य, ये वो, तो ये सब कुछ क्या है, यूनिवर्सल राइट है मानव का। पैदा होने के साथ ही उसमें उसको भगवान की तरफ से मिला हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मानवाधिकार। ओके, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है। अब देखो, यूएन के परिभाषा के अकॉर्डिंग, यूएन जो है, जो संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने क्या क्या कहा है कि बोला है कि जाति, लिंग, यानी कि ना तो जाति के आधार पे आप रोक सकते हैं उसको, ना जेंडर के आधार पर, ना नेशनलिटी के आधार पे, ना लैंग्वेज के आधार पे, ना धर्म और कई अन्य भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कोई अमेरिकी नागरिक है और इंडिया में है और वो कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाह रहा है तो उसको मिलना चाहिए। तो इसमें क्या क्या शामिल है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि उसको घूमने देना चाहिए और जीवन जीने का भी अधिकार। ऐसा नहीं कि नेपाल का नागरिक अगर ऑस्ट्रेलिया में चलेगा तो उसको मार देना चाहिए, यानी कि उसका जीवन की स्वतंत्रता को छीन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना, क्योंकि ये भगवान की तरफ से उसको मिला हुआ है। इसी तरह ना तो आप किसी को स्लेब बना के रख सकते, यानी कि गुलामी और यातना भी आप किसी को बिना मतलब का नहीं दे सकते। ओके, तो ये सब क्या चीज में आता है, मानवाधिकार में। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ था, ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी व्यापक युद्ध हुआ था, उसमें काफी मानव इसी तरह मारे गए। काफी सोल्जर्स, कहीं पे बम गिराया गया, एटम बम गिरा था ना जापान में, तो बिना मतलब के ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ था। तो फिर सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि ऐसा ऐसा कुछ क्या होगा, कुछ मानवाधिकार को कैसे कंजर्व किया जाए, उसके लिए एक बैठक हुई, जो कि फर्स्ट बैठक है इसमें मामले में। तो आपको याद रखना है यूडीएचआर कब आया था, 1948 में। ओके, तो इसको याद रखना है। अब आता है हमारे देश में क्या क्या हुआ। हमारे देश में भी मानव रहते हैं, तो उसके अधिकारों को संरक्षण के लिए क्या बना हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह कब बना था, इसके लिए क्या है, एक कानून पारित हुआ था, जो कि 1993 में कानून पारित हुआ था। तो एक्चुअली ये क्या है, एक जो मानवाधिकार आयोग है वो क्या है, एक वैधानिक निकाय या स्टेचुरी बॉडी। क्यों स्टेचुरी बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, जबकि ये क्या है, स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी नाम है ना इसका, वैधानिक निकाय, क्योंकि ये कानून से बना है, ठीक है ना। कानून बना था कब, ये 1993 में एक अधिनियम पारित हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कब पारित हुआ था, 1993 में। तो इसलिए जब कोई कानून के द्वारा, जब संसद में कोई कानून पास होता है, उसके थ्रू कोई अगर आयोग बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक निकाय, स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं। अगर वो संविधान में, जैसे ही हो गया यूपीएससी, ठीक ना, यूपीएससी हो गया, फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब अगर रहता, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक आयोग। क्यों, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में ही किया गया है। उसको एक नया कानून बना के उसको नहीं बनाया गया, इसलिए। ओके, इज इट क्लियर कि वैधानिक निकाय क्या होता है, जब कोई लॉ बना के जब कोई बॉडी बनती है, ओके, तो वो क्या होगा, वैधानिक निकाय या स्टेचुरी बॉडी। अगर उसकी चर्चा हमारे संविधान में ही की गई है तो वो संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। तो इसकी स्थापना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। और इसी अधिनियम में क्या है, राज्य स्टेट का जो मानवाधिकार आयोग हो उसकी भी चर्चा की गई है।
अब देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किस सिद्धांत से प्रेरित है? तो पेरिस सिद्धांत। तो पेरिस सिद्धांत आपको रखना है याद। ये कब पारित हुआ था? 20 दिसंबर 1993 को। और ये किससे रिलेटेड है? पेरिस सिद्धांत पूछा जाए तो आपको बताना है कि क्या चीज से है? मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड, कि पूरा वर्ल्ड में कैसा मानवाधिकार आयोग बनेगा। तो उसकी चर्चा किसमें की गई थी? पेरिस सिद्धांत में, कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ कुछ होगा, कंडीशन फॉलो करना चाहिए सभी देश को अपना एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या है। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ढांचा। देखो, कानून तो बना था, ये कब हुआ था एस्टेब्लिश? इसका कानून बना था 1993 में, लेकिन इसमें संशोधन एक बार 2006 में हुआ है, फिर जाके 2019 में हुआ है। तो अभी हम लेटेस्ट संशोधन के साथ इसको पढ़ेंगे, 2019 में जो हुआ है लेटेस्ट। ओके, तो क्या किया गया है? पहले था क्या कि इसका जो अध्यक्ष बनता था NHRC का, वो क्या होता था? कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ CGI जो है, CGI जो कि रिटायर्ड हुआ है अभी जस्ट, ठीक, तो वही बनता था इसका चेयरमैन। लेकिन अभी क्या किया गया है? 2019 में जो संशोधन किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि अब CGI ही नहीं, अगर कोई भी न्यायाधीश हो जो रिटायर कर चुके हो, ठीक है ना, अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी योग्य होंगे। अगर कोई अन्य जज भी है जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी रिटायर हो चुका है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इसका चेयरमैन हो सकता है। ओके, एक चेंज तो ये हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ CGI ही होगा, ठीक। नेक्स्ट संशोधन क्या है कि इसमें 2 सदस्य नियुक्ति का प्रावधान, पहले 2 सदस्य था नियुक्ति का प्रावधान जिन्हें मानवाधिकारों की व्यापक समझ एवं ज्ञान हो, लेकिन अब क्या कर दिया गया? इसकी संख्या 2 से बढ़ाकर कर दी गई है 3। किसके अकॉर्डिंग? 2019 के संशोधन के, 2019 में इस एक्ट में संशोधन हुआ है, उसके तहत अब मेंबर की संख्या होगी 2 से 3। एक हो गया चेयरमैन, अब ये 2 अब 3 हो गया, तो 3 कितना हो गया? 4 मेंबर यहां से हुआ। अब है इसके बाद और क्या संशोधन के बाद हुआ है? इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में क्या था होता? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, SC के लिए जो आयोग होता था उससे 1 सदस्य होता था राष्ट्रीय, फिर ST से होता था 1 सदस्य, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग से 1 सदस्य होता था, ठीक। लेकिन अब क्या है? अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से भी 1 सदस्य होगा, और 1 सदस्य कहां से होगा? दिव्यांगों के लिए जो है उससे होगा, और फिर 1 सदस्य बाल संरक्षण। यानी कि यहाँ पे पहले था 1 2 3 होता था, अभी क्या हो गया? 3+3 और 3 नए सदस्य 6, यानी 6 4 10 हो गया टोटल। ओके, तो ये 10 मेंबर होंगे इसमें। चेयरमैन के साथ कितना हो गए? 10 हो जाएंगे मेंबर। एक और बात याद रखना कि आपको कि ये जो 2 से 3 हुआ है, तो एक इस तीनों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ओके, तो स्टेट कमीशन का भी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका भी ऐसा ही कुछ प्रावधान किया गया है, ठीक ना। उसमें पहले क्या होता था कि सिर्फ जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस वही बन सकता था, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर हुआ है वही उसका चेयरमैन बन सकता था। अब कोई भी जज अगर रिटायर किया है वो भी उसका बन सकता है प्रमुख। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब देखो, इसके लिए जो सीधा राष्ट्रपति तो चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को पहले क्या होता है? प्रेसिडेंट चुनते हैं इनको, ठीक ना। लेकिन उससे पहले एक पैनल बनता है जो कि सभी का नाम राष्ट्रपति को भेजता है सेलेक्ट करके। तो उसमें कौन कौन होते हैं मेंबर? PM होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, फिर संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता। ओके, तो लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अभी लोकसभा में ना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ठीक ना। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या चाहिए? 10%, कम से कम 10% सीट जीता जाना चाहिए, जो कि लोकसभा के लिए होता है 55 सीट। और जो कांग्रेस सबसे बड़ी दल है उसको कितना आया हुआ है? 52 की 51 आया हुआ है, ठीक। तो इसके पास 2 बार 16वीं लोकसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था और 17वीं लोकसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि वो इस कोरम को पूरा ही नहीं कर पा रही है 55 वाले को।
ओके, तो ये भी बात याद रखना आपको। अब देखो क्या क्या आता है ना इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन में। अब कस्टोडियल टॉर्चर, मतलब जो जेल में अगर कोई महिला है या किसी से टॉर्चर उसके साथ किया जाता है, वो भी ह्यूमन राइट्स में आ जाएगा। चाइल्ड लेबर, बाल श्रमिक वाला जो इंसिडेंट होता है वो भी इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सेसिव पावर्स, ये सब जो एलजीबीटीक्यू वाला जो है मामला, वो भी इसमें आ जाता है। ये सारे के सारे जो मैटर बनते हैं वो क्या चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट अब कुछ हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, बहुपक्षीय संस्था है और सी, यानी कि वैधानिक निकाय है ना, वैधानिक निकाय, क्योंकि ये कानून के थ्रू बना है। ठीक, संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है इस संस्था के बारे में। बहुपक्षीय संस्था भी है क्योंकि इसमें क्या है, बहुत से लोग हैं, 10 मेंबर है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज नहीं, रिटायर्ड होता है। उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि पैनल के थ्रू जाता है तो उसी को सेलेक्ट किया जाता है। किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय। और प्लस क्या हो सकता है, अब जो 2019 का आया है संशोधन अधिनियम, उसके तहत क्या है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज क्या हो सकता है, इसका मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन रिटायर्ड होना चाहिए वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका, दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये सही है। उसके बाद क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को अपराधी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, दंडित तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये गलत है, ये सही है स्टेटमेंट, ये गलत है आपको, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अभी मैंने डिस्कस किया था ना इधर। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ये भी सही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत है। इसके चक्कर में क्या बोला जाता है, टूथलेस टाइगर, क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं दे सकता ना, सरकार को बस बोल सकती है, क्योंकि ना तो इसके पास अपना फोर्स होता है, ना बजट होता है खुद का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसने बोला था टूथलेस टाइगर, ऐसा टाइगर जिसके पास टूथ नहीं हो तो काटेगा क्या। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने NHRC को क्या बोला था, टूथलेस टाइगर, क्योंकि इसके पास खुद की फोर्स ही नहीं है, तो ये कहां से पनिशमेंट करेगी। ओके, तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक बार फिर से इसको और भी डिटेल में देख ले, और साथ में कमेंट में मुझे ये वाले सेक्शन जो है ना, ये वाला, ये सब जो दिया हुआ है, SC आयोग, ST आयोग, महिला आयोग, इसके जो चेयरमैन है अभी के, और साथ में NHRC के जो चेयरमैन है अभी के, उसको आप कमेंट कर सकते हो आप चाहो तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।